गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है ये मल्टीपल करंट अफेयर की क्लास होगी। इसमें जो है मल्टीपल करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 2-3 करंट अफेयर्स हैं उनको एक साथ डिस्कस किया जाएगा। तो अभी का जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है कार्ल गुस्ताव एमफोर्ड रॉकेट। तो रिसेंटली जो है एक स्वीडिश कंपनी जो है साब के नाम से जिसको जाना जाता है, साब स्वीडिश डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब। तो वो रिसेंटली क्या करने जा रही है कि ये जो रॉकेट है कार्ल गुस्ताव एमफोर्ड रॉकेट जो है ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट करने जा रही है। तो कौन सी कंपनी है ये जो हमारी क्लास होगी आज की एमफोर्ड रॉकेट के बारे में होगी। किस तरीके से ये रॉकेट जो है ये वर्क करता है, कौन सी कंपनी जो है और किस टेक्निक से ये जो है मतलब क्या जो है इसके वो फीचर्स रहेंगे इस रॉकेट के। और उसके अलावा ये जो स्वीडिश डिफेंस जो कंपनी है साब, इसके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंपनी है साब ये डिफेंस कंपनी है, ठीक है। तो डिफेंस कंपनी का मतलब ये होता है कि जो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स जो है उनको बनाना या उनको मैन्युफैक्चर करना वो होती है डिफेंस कंपनी। तो ये लेकिन ये जो आपकी साब है स्वीडिश डिफेंस कंपनी, ये स्वीडन बेस्ड कंपनी है और ये डिफेंस के साथ साथ एरोस्पेस जो है उसके जो इक्विपमेंट्स जो है एरोस्पेस से रिलेटेड वो इक्विपमेंट्स भी ये जो है ये बनाती है। और रिसेंटली ये जो है ये कार्ल गुस्ताव एमफोर्ड रॉकेट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने जा रही है। ये एक तरीके का शोल्डर फायर वेपन होगा। शोल्डर फायर वेपन आपने जो है बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि शोल्डर पे रख के एक वो जो होता है एंटी टैंक जो है मिसाइल जो है जहां से लॉन्च की जाती है, शोल्डर पे रख के एक वेपन होता है जिसके अंदर जो है एमओ डाली जाती है या एक छोटी सी मिसाइल डाली जाती है जिसको टारगेट किया जाता है उसके जहां पे उसको अटैक करवाना होता है। तो ये होती है आपका, इसको कहा जाता है शोल्डर फायर वेपन, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया के तहत इसकी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडिया में ही की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली करेगी ये कंपनी स्वीडिश डिफेंस कंपनी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सारी इंडिया में होगी। उसके अलावा ये जो राइफल है इसके कुछ जो प्रोज एंड कॉन्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिलहाल जो है राइफल जो है वो बनी नहीं है तो फिलहाल उसके कॉन्स के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जो कंपनी जो वादा कर रही है या कंपनी ने जो बोला है कि हम जो है अपनी ये जो होगी अपना ये जो M4 रॉकेट लॉन्चर जो होगा उसमें क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो है आपकी ये जो आपका ये होगा M4 रॉकेट लॉन्चर जो होगा या कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर जो होगा, ये सबसे पहले तो शोल्डर फायर वेपन होगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये रिकॉइल लेस राइफल होगी। रिकॉइल लेस राइफल का मतलब ये होता है कि जब आप जो है किसी राइफल को फायर करते हो ना तो वो पीछे को झटका मारती है, ठीक है। तो वो जो झटका जो होता है जिस वजह से क्या होता है वो उसके रिकॉइल की वजह से होता है, ठीक है। तो वो जो झटका होगा वो इस पे नहीं आएगा, इस पे ये आपका जो M4 रॉकेट है मतलब उसमें जो रिकॉइल है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है उसका जो फीचर है। उसके अलावा ये मैन पोर्टेबल होगी। मैन पोर्टेबल का मतलब ये है कि जैसे आपके कुछ मिसाइल्स होते हैं, जैसे S-400 सिस्टम है, ये हम रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। तो S-400 सिस्टम में क्या होता है कि इसको एक जगह पे लगा दिया जाता है और इसमें से मल्टीपल जो होते हैं इसमें जो होते हैं आपकी मल्टीपल मिसाइल्स जो होती हैं उनको एक साथ इसमें से फायर किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज होती है ये पोर्टेबल नहीं होती। पोर्टेबल होती है मतलब सिर्फ एक बार आप जो है इसको एक जगह पे जाके फिक्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये पोर्टेबल होती है लेकिन ये मैन पोर्टेबल नहीं होती। मैन पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि एक इंसान इसको उठा के कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है मैन पोर्टेबल। तो ये जो आपका रॉकेट लॉन्चर होगा ये मैन पोर्टेबल होगा। देन जो कंपनी जो है इस ये कार्ल गुस्ताव M4 जो आप ये रॉकेट होगा इसमें साथ में क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी। तो सबसे पहले जो मेन चीज होगी वेपन होगी वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। देन साइट होगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। साइट का मतलब ये होता है कि मान लो जब आपको ऐसी ये जो होती हैं ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स जो होते हैं इनके लिए जो है आपको जो है देख के जो है वो निशाना लगाना होता है, ठीक है। तो उसका साइट का एक अलग से पैनल होता है, तो वो पैनल भी इसमें इंक्लूडेड होगा। देन एमओ जो है वो इंक्लूडेड होगी। ट्रेनिंग जो है किस तरीके से इस वेपन को जो है चलाना है वो इंक्लूड होगा। देन सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। मान लो
इन फ्यूचर किसी भी तरह की उसमें जो है दिक्कत आ जाती है या उसकी सर्विस वगैरह जो है उसका जो सारा जो चीजें होंगी वो इसी स्वीडिश डिफेंस कंपनी जो साब है उसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे जो है आपका इसके जो है आपकी ये है M4 रॉकेट जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके अलावा इसमें कैपेबिलिटी होगी कि ये न्यूट्रलाइज कर सके आर्मर्ड टैंक्स को। आर्मर्ड टैंक्स वो होते हैं जो नॉर्मल टैंक्स होते हैं ना कि कुछ टैंक्स होते हैं जिनको सिर्फ जो है डिमोलिशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कुछ टैंक्स जो होते हैं जिनको ऑब्स्टेकल्स जो है उनको क्लियर करने के लिए किया जाता है प्रयोग, कुछ टैंक्स होते हैं जो आर्मर टैंक्स होते हैं। ठीक है, ये इनमें आर्मर टैंक्स वो टैंक्स होते हैं जो कि अटैक करने के लिए केपेबल होते हैं, उनको आर्मर टैंक्स कहा जाता है। तो ये केपेबल है जो आर्मर टैंक्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में या उनको न्यूट्रलाइज करने में। उसके अलावा ये जो ऑब्स्टेकल्स जो हैं उसको क्लियर कर सकती है। ऑब्स्टेकल का मतलब है मान लो सामने कुछ जो है कोई चीज पड़ी है ऐसी जिसकी वजह से जो ये जो सोल्जर्स जो हैं ये नहीं जा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा M4 रॉकेट लॉन्चर होगा इसकी मदद से एक रॉकेट वहां पे लॉन्च कर दिया जाएगा और वो जो ऑब्स्टेकल होगी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये जो है कार्ल गुस्ताव जो है हम यूज करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 1976 था उसमें भी हमारे पास कार्ल गुस्ताव के मार्क 2 और मार्क 3 वर्जन जो थे वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और वो काफी बेहतर जो है वो साबित हुए हैं। उसके अलावा इनकी जो रेंज होती है वो 500 मीटर से 1500 मीटर तक की थी। 500 मीटर तक की रेंज में ये जो है इसको डिस्ट्रॉय करने में केपेबल हैं, किसी भी तरीके का आर्मर्ड टैंक जो है उसको डिस्ट्रॉय करने में, और अदरवाइज इसकी जो मैक्सिमम जो रेंज है वो है 1500 मीटर। ये इतनी रेंज है इसकी कार्ल गुस्ताव 1976 में जो हमने लिए थे मार्क 2 और मार्क 3 वर्जन की। ठीक है, उसके अलावा ये जो साब जो कंपनी है ये वाली स्वीडिश डिफेंस कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी भी है इंडिया में। ठीक है, तो जो इंडिया में जो इसकी सब्सिडरी है उसका नाम है साब FFV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो इसने सब्सिडरी है ये इंडिया में बनाई हुई है, इंडियन बेस्ड कंपनी है ये, और ये जो है यही कंपनी जो है मतलब मेन जो कंपनी है वो है साब, और उसकी जो इंडिया वाली ब्रांच है वो साब FFV इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है असल में ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ये मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और जो है जो हमें जो फर्स्ट जो हमारा M4 रॉकेट है वो हमें मिल जाएगा 2024 तक। ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी की है कि हम धीरे धीरे जो है ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सारी आपकी न्यूज थी कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट के बारे में थी। तो अब जो देखते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट न्यूज है अब वो देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कोस्टा 2 के बारे में। ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड जो है ये वायरस है, तो हमारी न्यूज जो होगी अभी वाली वो इसके बारे में होगी। उससे पहले ये वाली जो न्यूज होगी ये आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी डिजीज होती हैं वो जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड होती हैं। सबसे पहला साइंस एंड टेक, दूसरा है एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है ये आपकी साइंस एंड टेक में कवर होगी। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या है कि कोस्टा 2 नाम का ये जो है, कोस्टा नहीं है सॉरी, ये खोस्टा है, KHOSTA कोस्टा 2 वायरस। ये रशिया में जो है इसको जो है डिस्कवर किया गया है। तो ये जो वायरस है ये खतरनाक इस वजह से है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स जो हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है कोविड लाइक वायरस की तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो वायरस है ये भी बैट्स में ही मिला है। ठीक है, तो ऐसा जो ये जो रिपोर्ट आई है WHO की उनका जो है ऐसा कहना है, उनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो आपका कोविड वायरस हुआ करता था उसमें भी जिस तरीके से जो स्पाइक्स हुआ करती थी और वो जो है जो ह्यूमन जो है उसके जो है प्रोटीन्स के साथ वो स्पाइक्स जो है वो जुड़ जाया करती थी, और जिस वजह से ये जो आपका कोविड वायरस जो था ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, सेम ऐसी ही स्पाइक्स जो है या सेम फिनोमेना के साथ ही ये जो कोस्टा वायरस जो है ये भी इतना ही डेडली जो है वो साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये कहना है WHO रिपोर्ट का उनका, और उसके अलावा उनका कहना है कि ये जो है ह्यूमंस को इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा ये जो वायरस है इस वजह से भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये जो है सभी जितने भी अभी तक के जो वैक्सीन है उन सबको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले फाउंड हुआ था आपका वेस्टर्न रशिया में। ठीक है,
उसके अलावा ये जो वायरस जो है ये आपका सर्बिको वायरस है, ठीक है। सर्बिको वायरस जो है 3 फैमिलीज जो है सर्बिको वायरस में मेनली 3 फैमिलीज जो आती हैं। सबसे पहले एक आपका मर्स कोव आता है, देन सार्स कोव सेकंड और सार्स कोव फर्स्ट, ठीक है। ये तीनों जो है आपकी सर्बिको वायरस में आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो आपका कोस्टा 2 वायरस जो है ये वाला, ये भी सर्बिको वायरस की फैमिली में ही आता है। तो इस वजह से भी इसकी जो रिलेशन है ये कोविड के साथ इसको देख के रिलेट करके ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसके बारे में, ये जो आपका स्टैटिक पार्ट है थोड़ा सा उसके बारे में देख लो कि मर्स कोव क्या है, सार्स कोव क्या है, देन सार्स कोव 2 क्या है, ठीक है। तो मर्स जो है ये आपकी जो मिडल ईस्ट में जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, मिडल ईस्ट में जो डिजीज जो आती है रेस्पिरेटरी डिजीज जो है कोविड की वजह से जो थी, तो उसको सबसे पहले मर्स का नाम दिया गया। तो उसका फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है मर्स कोव। देन आपकी आ जाता है सार्स कोव। सार्स कोव का मतलब है सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ठीक है। तो उसी का जो है जो ये था, क्या कहते इसको आप कह सकते हो डेवलप्ड वर्जन कह सकते हो, या इसका अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो, वो था सार्स कोविड 2 जो कि आया था 2019 में, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा इसके बारे में कि सर्बिको वायरस जो होते हैं वो बेसिकली वो वायरस जो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर तरीके से जो है मतलब इस फैमिली में बहुत सारे वायरसेस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और इनके स्प्रेड का जो मेथड होता है वो सेम होता है, जैसे कि ये स्पाइक्स वाला मेथड था, ठीक है। कि इनमें जो है वायरस में स्पाइक्स होती हैं जो आपके ह्यूमन प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच कर जाती हैं, और जिस वजह से जो है जो ह्यूमन की डेथ जो है उसको भी कॉज कर सकती हैं वो, ठीक है। तो वो किस किस तरीके से कॉज करती थी वो आप सबने जब ये कोविड चल रहा था तब आपने देखा ही था, ठीक है। तो वो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है उनको कॉज करती हैं, देन जो आपका जो धीरे धीरे जो आपके लंग्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, और जिस वजह से जो इंसान होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं वापस हमारे कोस्टा वायरस के ऊपर ही, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वेस्टर्न रशिया में जो है डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये जो वायरस था ये 2020 में ही डिस्कवर हो गया था, ठीक है। तो कोस्टा 2 है ना, हम 2 की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोस्टा 1 भी रहा होगा वायरस कोई ना कोई, ठीक है। तो ये जो दोनों थे कोस्टा 1 और कोस्टा 2 ही दोनों के दोनों ही रशिया में डिस्कवर हुए थे, और दोनों के दोनों ही 2020 में ही डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये जो कोस्टा 2 जो है अगर पहले ही डिस्कवर हो गया था तो इसको जो है इतना बढ़ने क्यों दिया गया, या फिर इसके बारे में आपने सुना क्यों नहीं, ठीक है। तो असल में हुआ क्या था कि जब कोस्टा 1 और कोस्टा 2 डिस्कवर होते हैं रशिया में एक जगह है सोची नेशनल पार्क, वहां पे ये जो है बेसिकली ये वेस्टर्न साइड ऑफ रशिया में पड़ते हैं, तो वहां पे ये जो है दोनों वायरस डिस्कवर होते हैं, ठीक है। डिस्कवर कहां पे होते हैं, सबसे पहले बैट में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब इनके ऊपर रिसर्च की जाती है तब ये पाया जाता है कि ये जो कोस्टा 1 है ये जो है सबसे पहले ये जो है इंपैक्ट नहीं कर रहा था ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। देन आपका आता है कोस्टा 2 वायरस। कोस्टा 2 वायरस में क्या पाया जाता है कि ये जो जेनेटिकली जो था ये इतना थोड़ा सा ये जो लुक्स वाइज जो जेनेटिकली लुक्स जो थी इसकी वो अलग थी देन कोविड वायरस। कोविड से ये थोड़ी सी जो इसकी जेनेटिक लुक्स जो थी वो अलग थी, जिस वजह से इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके अलावा कोस्टा 2 वायरस जो है इंडिविजुअली जो है उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना आपका उस टाइम पे कोरोना वायरस था, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारा ज्यादा ध्यान जो था वो कोरोना वायरस की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये जो है कोस्टा की तरफ इतना ध्यान नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे जब इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हुई तब ये पाया गया कि एक तो ये भी जेनेटिकली ये भी डेवलप हो गया, ठीक है। और दूसरा इसने क्या करना शुरू कर दिया कि इसने जो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, और उसके अलावा ये जब इसके ऊपर और रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि ये जो है हर तरीके के जो अभी तक जितने भी डेवलप्ड वैक्सीन जो हैं वो इसके खिलाफ ये उनके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। मतलब किसी भी वैक्सीन का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो अब जब ये रिसर्च वगैरह जो है वो सामने आई है तब जो आपके साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर कहीं ये कोस्टा 2 वायरस जो है इंडिविजुअली तो ये इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर कहीं क्योंकि अभी भी दुनिया में जो है वो कोविड वायरस जो है ऑलरेडी वो चल रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं ये दोनों और ये दोनों जेनेटिकली मिक्स हो गए तब ये जो है बहुत ज्यादा जो है जिस तरीके की जो है कैजुअलिटीज जो है हमें देखने को मिली थी 2019-20 में, वैसे ही कैजुअलिटीज जो है वो दोबारा से देखने को मिल सकती हैं। तो इसी वजह से ये जो साइंटिस्ट है इन सबका ये कहना है कि एक यूनिवर्सल वैक्सीन जो है यूनिवर्सल वैक्सीन
उसको डेवलप करना चाहिए और जो है इसके ऊपर मतलब कोई ऐसा वैक्सीन हो जो यूनिवर्सली जो है ये जो ऐसी जो डिजीज जो है वो बार बार सामने आ रही है तो उनके अगेंस्ट जो है वो कारगर साबित हो। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया था कि ये चीज जो है ये बैट्स में सबसे पहली बार पाई गई थी। तो कौन से बैट की वो कौन सी स्पीसीज थी जिसमें सबसे पहले पाई जाती है, तो वो है राइनोलोफस। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइनोलोफस। ठीक है, तो अब जो आपको एग्जाम में जो जो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कोस्टा वायरस जो है या कोस्टा 2 वायरस जो है रिसेंटली न्यूज में था, तो ये जो है कौन सा ऐसा वायरस है जिसके साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, तो वो है आपका कोविड वायरस या कोरोना वायरस। ठीक है, कोविड तो उसका नाम है, डिजीज का नाम है, देन ये आपका कोरोना जो है वो वायरस का नाम है। ठीक है, तो कोरोना वायरस। उसके अलावा ये कहां पे पाया गया था? रशिया में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो फैमिली का नाम है सर्बिको वायरस। ठीक है, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। सबसे पहले किन में पाया गया था? बैट्स में पाया गया था। ठीक है, उसके अलावा कौन सी बैट की कौन सी जो स्पीसीज है जिसमें ये पाया गया था, तो वो है राइनोलोफस। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। और उसके अलावा उसके अलावा प्री रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। कहां पे पाया गया, वायरस को किसके साथ रिलेट करता है, कौन सा जो है आपका क्या कहते हैं कौन से एनिमल में सबसे पहले पाया गया और कौन सी एनिमल की वो स्पीसीज थी। ठीक है, तो ये क्लास जो थी आपकी यहीं तक थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो जो न्यूज़ है हमारी वो ये है कि ईरान जो है वो इंडियन फर्म जो है उसको 30% स्टेक्स जो है वो देने जा रहा है अपनी ऑयल फील्ड में। तो उसी के बारे में हमारी न्यूज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो सारा मुद्दा है वो क्या है। ठीक है, ईरान क्यों हमें 30% स्टेक्स जो है वो दे रहा है। ठीक है, कहाँ से ये जो सारी स्टोरी है वो शुरू होती है। तो होता क्या है कि असल में जो पर्शियन गल्फ है इसके ईरान के वेस्ट साइड में बढ़ती है। वहां पे एक जो फील्ड है जिसका नाम है फरजाद बी एक गैस फील्ड है जिसको ढूंढा था इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने इस गल्फ में ये जो पर्शियन गल्फ है उसमें इस फील्ड को ढूंढते हैं, फरजाद बी नाम की फील्ड। ठीक है, उसको नाम दिया जाता है फरजाद बी। तो हमारी जो एक कंपनी थी ONGC विदेश लिमिटेड जिसका नाम है OVL। ठीक है, तो ONGC विदेश लिमिटेड, मान लो फॉरेन में किसी भी तरीके का जो है एक्सप्लोरेशन करनी है तो उसके लिए ONGC ने अपनी एक कंपनी जो है वो बनाई हुई है जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड या OVL। तो उसने जो है उस कंपनी को जो है 30% प्रॉफिट जो है वो दिया जाएगा इस गैस लाइन में से जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30% स्टेक जो है वो इंडिया को दिया जाएगा। तो हुआ क्या था कि जब 2002 में क्या होता है कि जो हमारी इंडिया की जो 3 कंपनीज जो है, एक OVL यही वाली ONGC विदेश लिमिटेड, IOC और OIL। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये तीनों मिलके जो है अपने अपने जो है OVL के जो स्टेक्स होते हैं 40% होते हैं, IOC के स्टेक्स होते हैं 40% और OIL जो है इसके स्टेक्स होते हैं 20%। तो ये तीनों मिलके एक कंपनी बनाती हैं। तो वो जो कंपनी जो है उसको लीड किया जाता है ONGC के द्वारा। ये कंपनी बनाई जाती है क्योंकि हम जो है हमें जो है इनवाइट किया जाता है ईरान के द्वारा और हमें कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पे पर्शियन गल्फ में जो है एक्सप्लोरेशन करो। तो जब इनविटेशन आता है तो ये कंपनी बनाई जाती है, ये तीनों के द्वारा जो कंपनी बनाई जाती है जिसको लीड किया जाता है ONGC के द्वारा। तो ये जो कंपनी होती है ये ईरान में जाके जो है जो डिस्कवरी है वो करना शुरू कर देती है और फाइनली 2008 में जाके ये डिस्कवर कर भी लेती है। ठीक है, तो वहां पे देखा जाता है कि ये जो है ये जो फरजाद बी जो है गैस फील्ड ये वहां पे पर्शियन गल्फ में डिस्कवर कर ली जाती है। देन 2008 में जैसे ही इसकी डिस्कवरी होती है तो जो ईरान के जो ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो जाके यहाँ पे अपनी रिसर्च वगैरह करती है कि क्या वाकई में जो ऑयल फील्ड जो है उसको डिस्कवर किया गया है क्या वो कमर्शियली वाइबल है या फिर नहीं है। कमर्शियली वाइबल होने का मतलब ये होता है कि मान लो हमने जो है एक ऑयल फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड कर ली। ठीक है, अब वहां से जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको कमर्शियली बेचना। ठीक है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑयल का मिलना और उस ऑयल को मिलने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके कमर्शियली बेचना, 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा आ जाती है कि आप जो है उस कॉस्ट
वो जो इतनी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट पे जो है आप उस चीज को कमर्शियली जो है वो बेच जो है, अगर आप उसको बेचोगे भी आपका जो है जो आपका जो खर्चा है वो ज्यादा आएगा रादर देन जितना आपको खर्चा जो है वापस मिलना है, ठीक है। तो वो जो चीजें होती है वो कमर्शियली वाइबल नहीं होती। तो ईरान को जो ईरान ने जो पाया कि वो जो है ये जो गैस फील्ड है फरजाद बी गैस फील्ड, अगर यहाँ से जो है हम जो है एक्सट्रैक्ट करें, ऑयल एक्सट्रैक्ट करें या गैस एक्सट्रैक्ट करें तो वो जो होगा वो कमर्शियली वाइबल होगा, ठीक है। अब जनरली ये होता है कि जब भी इस तरीके की ये जो डिस्कवरी की जाती है तो जनरली हमेशा से यही देखा गया है कि जो कंपनी जो है डिस्कवर करती है तो उस चीज को डेवलप करने का जो काम होता है वो उसी कंपनी को सौंपा जाता है। तो टेक्निकली वो जो काम सौंपा जाना चाहिए था वो इंडिया को सौंपा जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 2008 में ये चीज जो है डिस्कवर हो जाती है, देन 2009 में जो होता है इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था? 2002 में। 2009 में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके अलावा 2011 में क्या होता है कि ये ONGC होती है, ये प्रपोज करती है एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान। मास्टर डेवलपमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ये फरजाद बी फील्ड जो है यहाँ पे जिस तरीके की भी डेवलपमेंट होगी, मतलब यहाँ से जो है हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो करवाना होगा तो उसके लिए एक डेवलपमेंट करनी पड़ती है। देन जो उसकी जो ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी डेवलपमेंट के लिए जो है जो हमारी ONGC जो है ये मास्टर डेवलपमेंट प्लान जो है वो प्रपोज कर देती है, ठीक है। इसके ऊपर जो है नेगोशिएशन जो है वो चलती रहती है दिसंबर 2012 तक, लेकिन किसी भी तरीके से ये जो प्लान है इसको फाइनलाइज नहीं किया जाता। मीनवाइल क्या होता है कि 2011 में इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है। ईरान के ऊपर लग जाते हैं सैंक्शंस। उसके बाद क्या होता है 2015 में ये सैंक्शंस जो है वो हटा दिए जाते हैं क्योंकि बराक ओबामा की सरकार आ जाती है यूएसए में, तो यूएसए सैंक्शंस लगा देता है। उससे पहले सैंक्शंस लगे हुए थे और बराक ओबामा ने 2015 में इसके ऊपर से सैंक्शंस जो है वो हटा दिए। जैसे सैंक्शंस हटाए गए तो जो नेगोशिएशन जो थी वो दोबारा से जो है चलनी शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन इंडिया जो था वो इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि उसको जो है वो कब से ट्राई कर रहा था, ये देखो 2009 से जब से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ है, क्योंकि 2008 में जो है इसको वाइबल कंसीडर कर लिया गया था कि ये जो है कमर्शियली वाइबल है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया नहीं जा रहा था। उसके अलावा इंडिया अब तक जो है इसके ऊपर 400 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च कर चुका था, ठीक है। 400 मिलियन डॉलर इंडिया ऑलरेडी खर्च कर चुका है और 2016-15 आज गया, नेगोशिएशन चल रहे हैं अभी तक और ऐसे नेगोशिएशन अभी तक ये जो है ये नहीं हटाए गए, ठीक है। मतलब नेगोशिएशन का कोई भी फायदा नहीं हुआ। 2016 में भी ये चीज जो है कंटिन्यू रहती है, नेगोशिएशन चलते रहते हैं लेकिन कुछ भी जो है ये नहीं होता है। तो इसके बदले में इंडिया क्या करता है, ईरान को प्रेशराइज करने के लिए अब जैसे इसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे ना 2011 में, तब इससे जो है इंपोर्ट वगैरह ऑयल जो है इंपोर्ट करवाना बहुत सी कंट्रीज ने बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था ये ईरान जो है वैसे नहीं कर पा रहा था जितना वो बिना सैंक्शंस के कर सकता था। तो जैसे ही सैंक्शंस हटते हैं तो मीनवाइल अब इंडिया को ऑयल की जरूरत है, ठीक है। तो इंडिया ने कहीं और से ऑयल इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये सैंक्शंस हटते हैं तो इंडिया ने जो है अपनी जो ऑयल सप्लाई थी ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे तो हम आपसे ऑयल जो है वो कम मंगवाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अपनी जितनी ऑयल सप्लाई ये मंगवाया करते थे उसका 1/5 जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। मान लो पहले ये वहां से 100 टन जो है लीटर मान लेते, 100 लीटर जो है तेल पहले मंगवाया करते थे, तो अब जो है इसका 1/5 हो गया 20, तो अब जो है इससे 20 लीटर कम मंगवाने लगे, ठीक है। मतलब अब 80 लीटर मंगवाने लगे, ठीक है। इसके ऊपर जो ईरान जो है उसने क्या किया, ईरान भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अगर आप हमसे कम ऑयल मंगवाओगे तो हम भी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो पेमेंट विंडो होती है उसको डिक्रीज कर दिया 90 to 60 डेज, ठीक है। पेमेंट विंडो का मतलब ये होता है कि जब आप किसी देश से ऑयल खरीदते हो तो आपके पास एक पेमेंट विंडो आपको दी जाती है कि आप इतने दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर दो, ठीक है। तो वो पहले पेमेंट विंडो हुआ करती थी 90 डेज की, बाद में इन्होंने डिक्रीज कर दी 60 डेज तक की, ठीक है। मतलब 60 डेज के अंदर अंदर आपको जो है ये इसकी पेमेंट जो है जितना भी आप तेल खरीदते हो उसकी पेमेंट जो है आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा ईरान पहले जो था जो फ्राइट के ऊपर जो है हमें डिस्काउंट देता था, फ्राइट मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन समझ लो, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्काउंट दिया करता था 80%, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंडिया ने जो है प्रेशर डालना शुरू किया, 1/5 जो है उसकी
अपना जो एक्सपोर्ट जो है वो कम कर दिया, इंपोर्ट कम कर दिया, तो उसी के साथ इन्होंने भी जो है डिस्काउंट 80% से डिक्रीज करके 60% कर दिया। ठीक है, देन 2017 आता है, नेगोशिएशन जो है दोबारा शुरू हो जाती हैं और 2018 में ट्रंप की सरकार आ जाती है, तो सैंक्शंस जो है ईरान के ऊपर दोबारा लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 2020 में जो है ये जो है ईरान जो है, ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लोकल कंपनी जो है उसको देंगे रादर देन इंडिया को। ठीक है, 2021 में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया जाता है पेट्रोपास ग्रुप को। ठीक है, जो कि ईरानियन बेस्ड जो है लोकल कंपनी है। ठीक है, तो उसको ये जो है ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन जब इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में यहाँ पे 2002 में जो कॉन्ट्रैक्ट जो था, जब इनको इनवाइट किया गया था तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन हुआ था तब उसमें ये बात लिखी गई थी कि इससे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका जो 30% होगा वो इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो है इसको डेवलप जो है करेगी जो हमारा $400 जो मिलियन डॉलर जो है वो तो चलो गया पानी में। ठीक है, मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा अभी। लेकिन ये जो चीज जो है, ये जो 30% स्टेक जो थे, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे 2002 वाले में, तो वो जो 30% स्टेक जो है वो ईरान हमें वो दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कोई ये ईरान जो है कोई एहसान नहीं कर रहा है। असल में कॉन्ट्रैक्ट में ये शुरू से लिखा हुआ था कि जो इसके 30% स्टेक्स जो होंगे वो इंडिया को जो है वो जाएंगे। जिस कंपनी ने इसको वो किया होगा, जिस उसने फर्म ने या कंपनी ने इसको वो किया होगा, डिस्कवरी की होगी, उसको जो है 30% स्टेक्स जो है वो जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से ये जो 30% स्टेक जो है गैस फील्ड में, फरजाद गैस फील्ड में, वो हमें मिलेंगे। ठीक है, अब आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले, फरजाद बी गैस फील्ड जो है रिसेंटली न्यूज में थी, तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? बिलोंग्स टू ईरान। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली एक फॉरेन जो कंट्री है जिसने जो है इंडिया को जो है अपनी गैस फील्ड में 30% स्टेक्स जो है वो दी है। ठीक है, देन आपको 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो कंट्री है वो कौन सी है? तो कंट्री है आपकी ईरान। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। और इसी के साथ हमारी जो आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।